नमस्ते। आज के इस वेबिनार के लिए उपस्थित आप सभी आयुर्वेद प्रेमी वैद्य भाई और बहनों का मनपूर्वक हार्दिक आयुर्वेदिक स्वागत। फिर से वही स्नेह भरा प्रश्न, आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुशहाल हो, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज सनातन आयुर्वेदा की ओर से फिर से आपसे आयुर्वेद के विषय पर चर्चा करने का, आपसे रूबरू होने का और आयुर्वेद के बारे में आपसे कुछ सक्सेस स्टोरीज बताने का सुअवसर आज मुझे यहाँ पर मिला है। इसलिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पिछले कई सालों से हर व्याख्यान से पहले हमेशा यही कहते आया हूँ कि यूनिटी इज़ ए पावर। यदि हम सब यूनाइट हो जाते, सब इकट्ठा हो जाते अंडर वन रूप, आयुर्वेदा अंडर वन रूप यदि हम इकट्ठा हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद एक कल्प वृक्ष है, फल देने वाला कल्प वृक्ष है। तो इसके बारे में गलत फहमियाँ या मॉडर्न डॉक्टर्स अलग अलग दुख भरे स्टेटमेंट्स हमेशा करते रहते हैं। तो वो सुनकर किसी भी आयुर्वेदाचार्य को दिल में बड़ा दुख होता है। तो इसलिए यदि हम सभी यूनाइट हो जाते, इकट्ठा हो जाते, तो किसी की क्या मजाल कि आयुर्वेद के विरोध में अपशब्द बोले। इसलिए हम सभी को इकट्ठा होना जरूरी है। और सद्य स्थिति में जो कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, उस पैंडेमिक में शुरुआत में हम सभी यही दुख व्यक्त करते थे कि आयुर्वेद इस स्ट्रीम में कहाँ है, हमें अब तक आयुर्वेद चिकित्सा देने की परमिशन क्यों नहीं मिली है। लेकिन हर स्टेट में परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट में मिल गई, लेकिन महाराष्ट्र में सहनशीलता का अंत होने के बाद में पिछले 10 दिन पहले महाराष्ट्र में चिकित्सा करने की परमिशन मिली है। इसके पहले व्हाट्सएप पर हम सभी वैद्यगण काफ़ी चर्चा करते थे कि ये चिकित्सा करनी चाहिए, वो चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन अब प्रत्यक्ष फील्ड पर जाकर चिकित्सा करने का समय आया तो काफ़ी वैद्य अभी भी फील्ड पर नहीं आए हैं। हर एक का कारण अलग अलग होगा, लेकिन जिस शास्त्र की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस शास्त्र ने हमें यहाँ तक लाया है, नेम फेम सब कुछ दिया है, उस शास्त्र के प्रचार प्रसार के लिए और उस शास्त्र को सफल सिद्ध करने का ये सुअवसर है। और इस सुअवसर में यदि हम यूनाइट नहीं होते हैं या प्रत्यक्ष फील्ड पर आकर काम नहीं करते हैं तो हमारा शास्त्र कभी आगे नहीं जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी वैद्यगण को हाथ जोड़कर विनती है कि हम सब तन मन धन से, जो वैद्य जहाँ भी है, जो भी हो सकता है वो आयुर्वेद के लिए करो। तन मन धन से प्रयत्न करो, चिकित्सा दे दो, लोगों में अवेयरनेस उत्पन्न करो, ताकि लोगों को आयुर्वेद इस स्ट्रीम में किस तरह सक्सेसफुल हुआ ये उन लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए आप सभी वैद्यगण जो भी कर सकते हो आयुर्वेद के लिए, किसी संस्था से जुड़ जाओ या इंडिविजुअल भी जो भी काम इस कोरोना महामारी में, वैश्विक महामारी में आप कर सकते हो, वो आप कृपा करके शुरू करिए। मैं हमेशा यही कहते आया हूँ कि आयुर्वेद तुम मरीजों को सामने, रुग्णों को सामने किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके से रहता है, उसके ऊपर मरीजों की संख्या और सक्सेस ये डिपेंड होता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी हमेशा बताते रहता हूँ, फिर से आज रिपीट करता हूँ कि न्यूयॉर्क शहर के एक बड़े स्ट्रीट पर एक अंध भिखारी भिक्षा मांगने हेतु बैठा होता है। उसने सामने बोर्ड लिखा होता है, आई एम ब्लाइंड प्लीज हेल्प मी। जो भी कोई उसके सामने से जाता था, बोर्ड पढ़ता था, वो सीधा आगे चला जाता था, कोई उसको आर्थिक मदद वहाँ नहीं देता था। उस भीड़ में से एक मार्केटिंग क्षेत्र की व्यक्ति वहाँ से जा रही थी और वो बोर्ड पढ़ती है और उस अंध भिखारी की उसको दया आती है, तो वो आगे आकर उस बोर्ड पर कुछ करेक्शन कर देता है और कुछ आर्थिक मदद वहाँ पर डालकर वो चला जाता है। उसके बाद में जो भी वो बोर्ड पढ़ता था वो वहाँ पर कुछ ना कुछ आर्थिक मदद वहाँ पर डालकर ही आगे जाता था। इस प्रकार से शाम तक काफ़ी बड़ी अमाउंट, काफ़ी बड़ी रकम उस अंध भिखारी को वहाँ पर मिलती है। तो उस मार्केटिंग क्षेत्र के व्यक्ति ने उस बोर्ड पर ऐसा क्या करेक्शन किया था या ऐसा क्या लिख दिया था कि जिसके बदौलत उस अंध भिखारी को वहाँ पर बड़ी संख्या, बड़ी मात्रा में वहाँ पर आर्थिक मदद मिलती है। उस मार्केटिंग क्षेत्र के व्यक्ति ने पहले जो आई एम ब्लाइंड लिखा था ये निकाल कर उसमें उसने लिख दिया कि यू आर ब्यूटीफुल बट आई कांट सी यू, द वे ऑफ एक्सप्रेशन कैन मोटिवेट मैनी थिंग्स। फिर से मैं वही दोहराता हूँ कि तुम किस प्रकार से, किस स्टाइल से
किस तरीके से आयुर्वेद रुग्णों के सामने लाते हो, उसके ऊपर मरीजों की संख्या और सक्सेस डिपेंड होता है। आज मैं आपसे ज़्यादा होशियार हो या अक्लमंद हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले 32 सालों से आयुर्वेद के अनेक चमत्कार मैंने प्रैक्टिस में देखे हैं, इसलिए शायद आज आयोजकों ने मुझे यहाँ पर बोलने के लिए बुलाया होगा। मैं हर व्याख्यान में यही कहते आया हूँ कि आयुर्वेद से हर एक प्रकार की केस ट्रीट होती है। पहले तो ये कहते थे कि नाना जी को दवा देते हैं तो पोते को फर्क पड़ता है, ऐसे उपहासात्मक आयुर्वेद के बारे में बोला जाता था। लेकिन अब परिस्थिति चेंज हुई है। केस कोई भी हो, फिर आर्थोपेडिक की हो, पेडियाट्रिक की हो, गायनेक के हो, नेफ्रो की हो, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की हो, डर्मेटोलॉजी की हो या साइकेट्रिस्ट की हो, कोई भी केस हो आयुर्वेद से वो ट्रीट होती है। इवन दो इमरजेंसीज भी आयुर्वेद से काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट होते हुए हम आज भी अनुभव करते हैं। पिछले 32 सालों में कई ऐसे इमरजेंसी हमने देखे हैं कि जो आयुर्वेद से मॉडर्न से भी कम समय में ट्रीट हुए हैं। अब ये आज डर्मेटोलॉजी के संबंध में बात करनी है तो एक त्वक की इमरजेंसी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक 6 महीने पहले की बात है। हमारा ओपीडी टाइमिंग सुबह 10 से नॉन स्टॉप रात को 7:30-8 बजे तक होता है और हम 50-60 पेशेंट ही पर डे लेते हैं। तो शाम को आखिरी पेशेंट होने के बाद मेरे सामने एक डर्मेटोलॉजिस्ट है और कॉमन पैसेज है मेरे इस तरफ और उनकी उस तरफ। तो वो जीपी प्लस डर्मेटोलॉजिस्ट है, पिछले 37 ईयर से वो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। तो शाम को मेरा आखिरी पेशेंट होने के बाद मैं निकलने की तैयारी कर रहा था, तब एक पीएसआई उनके खाकी वर्दी में अंदर कंसल्टिंग में आया। उन्होंने शर्ट के बटन भी खोले थे और डायरेक्ट आके उसने रिक्वेस्ट की कि सर एक रिक्वेस्ट थी, सामने जो डॉक्टर है आप प्लीज़ वहाँ पे 5-6 पेशेंट बैठे हैं तो प्लीज़ उनको आप मेरे बारे में बताइए तो मुझे वो जल्दी लेंगे क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। तो थोड़ा सा मेरा भी ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा ऐसा हम नहीं कहते किसी को, या वैसे मैं आज कहूँगा तो कल फिर से वो उनके पेशेंट के लिए मुझे कहेंगे। तो मैंने कहा ये काम मैं नहीं करता हूँ। लेकिन मैंने ये पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शर्ट खोल के दिखाया कि ये देखो मुझे नागिन बोलते हैं मराठी में और मॉडर्न साइंस में उसको हर्पीज जोस्टर बोलते हैं। तो उसको हर्पीज हुआ था और पूरा चेस्ट राइट साइड उसकी पूरी ब्लिस्टर्स आए थे और रेडनेस था और उसको काफ़ी दर्द होता होगा, ये शक्ल से ही पता चलता था। तो मैंने कहा कब से, तो उन्होंने कहा 15 दिन हो गए और 15 दिन मैंने वहाँ पर भी येवला में ट्रीटमेंट ली लेकिन मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इनका नाम सुन के आया हूँ। तो मैंने कहा वो भी कहा तुमको अलग से दवा देने वाले, यदि तुम कल सुबह तक ठीक हो जाओगे तो चलेगा क्या? तो उन्होंने पूछा कैसे क्या होगा? मैंने कहा हम आयुर्वेद ट्रीटमेंट देते। तो वो बोले चलेगा, मुझे ठीक होना है। तो इमीडिएट ब्लड प्रेशर देख के मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि जुगुलर क्यूबाइटल रक्तमोक्षण कर लो राइट साइड से, और उसको रक्तपाचक वटी कैशोर गुगुल और रक्त पित्तग्न योग उसे दे दिया और शतदल घृत में प्रवाल भस्म मिलाकर वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उसे दे दिया और रक्तमोक्षण वो करते करते मैं घर आ गया। आपको आश्चर्य होगा कि 15 मिनट के बाद में उसका जब जा रहा था तो उसका फ़ोन आया कि सर जैसे खून निकला मेरा दर्द अब नहीं के बराबर है। और दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर से उसने आभार व्यक्त करने के लिए फ़ोन किया और फ़ोन कर कर उसने यही कहा कि सर आपने कल जो ट्रीटमेंट की और जिस आत्मविश्वास से आपने कहा था कि कल सुबह तक ठीक हो जाओगे, रियली आई एम सरप्राइज कि आयुर्वेद से इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और आप भी, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है और जो भी ब्लिस्टर्स थे वो काफ़ी हद तक श्रिंक हो गए हैं। और बाद में 6 दिन के बाद जब वो आया तो ही वॉज 100% क्योर। यानी आयुर्वेद से इमरजेंसी उसकी जो थी वो मॉडर्न से भी ट्रीटमेंट लेने से तुरंत होने वाली नहीं थी। जो रक्त मोक्षण से विद इन 10 मिनट्स उसके पेन्स गायब हो गए। तो ऐसे अनेक इमरजेंसी यदि हमारे पास पंचकर्म का असर है तो हम कर सकते हैं। मैं पिछले करीबन 4-5 सालों से ये भी हर व्याख्यान में कहते आया हूँ कि आयुर्वेद के हर फैकल्टी के दी बेस्ट रिजल्ट्स है। तो क्यों ना हमारा हर एक फैकल्टी का स्पेशलाइज बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक पीडियाट्रिशियन बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक साइकेट्रिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक नेफ्रोलॉजिस्ट बने, क्यों ना हमारा आयुर्वेदिक रोमेटोलॉजिस्ट बने। दी बेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। आज का सब्जेक्ट जो है आज है डर्मेटोलॉजी के त्वक विकार के बारे में बोलना है। तो मैं जितने भी बच्चे आते हैं उनको हमेशा कहता हूँ कि सामने डर्मेटोलॉजिस्ट है अपने, ऐसे तुम किसी भी जगह पे यदि डर्मेटोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आयुर्वेद का स्टडी करो। जितना भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे जैसे कई वैद्य हैं कि वो खुले मन से वो आपको देने के लिए तैयार है। मॉडर्न का भी स्टडी करो,
और किसी भी मॉडर्न डर्मेटोलॉजिस्ट के सामने जगह देखकर वहाँ पर आयुर्वेदिक त्वचा विकार तज्ञ करके बोर्ड लगा के वहाँ पर प्रैक्टिस शुरू करो। मेरा दावा नहीं बल्कि गारंटी है कि आपको खाने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। यानी उनके फेल्यूर पेशेंट भी यदि आपके पास आते हैं तो भी आपको खाने को टाइम नहीं मिलेगा, इतना पोटेंशियल आयुर्वेद में है। मॉडर्न में यदि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग बंद करते हैं या देवकॉट जैसे स्टेरॉइड्स बंद करते हैं तो देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, और यह अभी समय अनुसार सिद्ध होते जा रहा है। इसलिए द बेस्ट आयुर्वेद डर्मेटोलॉजिस्ट, द बेस्ट आयुर्वेदिक त्वचा विकार तज्ञ करके तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। आज पूरे विश्व में लाखों साइंटिस्ट त्वचा विकार के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, और फिर भी अल्प समय में दीर्घ समय तक उपशय देने वाली चिकित्सा अन्य किसी भी पैथी में आज भी अवेलेबल नहीं है। कई डिसीज तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देके या स्टेरॉइड देके कैसे तो भी कंट्रोल करके रखे जाते हैं, लेकिन आयुर्वेद की शोधन कर्म चिकित्सा और पथ्यापथ्य संकल्पना के कारण आयुर्वेद ऐसे कई छोटे स्किन डिसीज से बड़े स्किन डिसीज में भी अल्प समय में दीर्घ समय तक उपशय दे सकता है। इन शॉर्ट, आयुर्वेद के सिवा अन्य पैथी में, अन्य पैथी के बारे में तो मैं अभी कमेंट्स नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पैथी से आयुर्वेद में त्वक विकार के लिए दी बेस्ट रेमेडी, प्रैक्टिकल रिजल्ट ओरिएंटेड रेमेडी अवेलेबल है। आयुर्वेद के पास पंचकर्म का शस्त्र है। हर एक त्वक विकार में वमन कर्म, रक्तमोक्षण, विरेचन और तक्रधारा या शिरोधारा, इसका काफ़ी अच्छा रोल हमने एक्सपीरियंस किया है। वमन कर्म तो सभी प्रकार के त्वक विकार में दी बेस्ट सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाता है, क्योंकि रस धातु का उपधातु ये त्वक होता है, त्वचा होता है, और रस धातु का उद्भव स्थान, उगम स्थान ये आमाशय बताया है, और वमन कर्म ये उस स्थान की शुद्धि करता है, यानी स्थान शुद्धि उससे होती है। तो जो भी वमन के बाद में रस बनेगा वो प्राकृत रस बनेगा, तो एब्सोल्युटली जो भी उसका उपधातु है, त्वचा धातु, वो प्राकृत तैयार होता है। इसलिए सभी प्रकार के त्वक विकार में वमन कर्म सक्सेसफुली रिजल्ट देता है। ये हमने 32 साल में कई बार देखे हैं। सोरासिस हो या वाइटिलिगो हो, पेम्पिगस वल्गारिस हो, ट्यूबरकुलस लेप्रेसी हो, आर्टिकेरिया हो या रिकरेंट बॉयल्स हो या विचर्चिका हो, ऐसे कई डिसीज में वमन कर्म सक्सेसफुली रिजल्ट देते हुए हमने देखा है। काफ़ी केसेस देखे, उनमें से कुछ प्रातिनिधिक स्वरूप में कुछ मेरे एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आयुर्वेद से ये हो सकता है, यस आयुर्वेद कैन, इतना ही मुझे आज बताना है। एक शिरडी के नज़दीक एक साकुरी गांव है जहाँ पर उपासनी महाराज की समाधि है। उस गांव से एक 45 वर्षीय एक व्यक्ति सोरासिस के ट्रीटमेंट के लिए शिरडी के ओपीडी में आया था, जिसे आयुर्वेद में कोई किटिप कहता है, कोई एक कुष्ठ कहता है, कोई मंडल कुष्ठ कहता है। नाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आयुर्वेद से पेशेंट ठीक होता है। तो उसको सोरासिस था, पूरे सर के बालों से पाँव के नाखून तक शरीर में 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं थी कि वहाँ पर उसे सोरासिस के लीजन नहीं थे। उसकी चेस्ट, पेट और पाँव, पूरे उसका त्वक का थिकनेस इतना बड़ा था और पूरी स्किन पत्थर जैसी काली हुई थी और एकदम रफ हुई थी। खुजली तो उसको इतनी तीव्र स्वरूप में थी कि काम धाम खाना पीना छोड़ के सिर्फ खुजलाना यही उसका काम था। जनवरी 2003 की ये बात होगी। इसके पहले मैंने इतनी तीव्रावस्था और इतनी जीर्णावस्था किसी भी सोरासिस के पेशेंट में नहीं देखी थी। तो मैंने उनको कहा कि हम जैसे ही ठंड कम होती है तो फरवरी में वमन कर्म करेंगे और उसके बाद में आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है, होगा ही ऐसे मैंने उस समय नहीं बताया। तो उसको उस समय जो भी वहाँ पर साई संस्थान में जो भी दवा थी, सुदर्शन घनवटी थी, गंधक रसायन थी, ये दे दी। कुछ रसपाचक चूरन में उसमें गिलोय या दारू हरिद्रा, मंजिष्ठा, खदीर ये मिक्स करके दे दिया, और बृहद दंती फलादित एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दे दिया। 1 हफ्ते के बाद जब आया, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। तो फिर जैसे ही फरवरी शुरू हुआ तो 2 या 3 फरवरी को उसका महातिक तक वर्धमान मात्रा में हमने घृतपान शुरू किया। स्नेहन स्वेदन होके 10 फरवरी को उसका शास्त्रोक्त तरीके से वमन कर्म हो गया। काफ़ी मात्रा में उस समय कफ निकला, और उसके बाद में उसको संसर्जन क्रम, पथ्यापथ्य
और बृहदंती फलादी तेल के साथ में विंसोरिया ऑयल, ये दोनों कॉम्बिनेशन में लगाने के लिए दे दिया। और वहाँ पर जो भी दवा थी उसमें कोई स्पेशल ऐसी दवा नहीं थी, वो सब दवा उसको दे दी और 15 दिन उपरांत उसे बुलाया। कुछ कारणवश 15 दिन के उपरांत वो नहीं आ पाया, तो 17 मार्च को यानी करीबन सवा महीने के पास वो फॉलोअप के लिए आ गया। शिरडी के ओपीडी में काफ़ी भीड़ होती है, तो जब उसका नंबर आया मेरे सामने वो बैठा, तो मैंने क्या होता है ये पूछा, क्योंकि मैंने उसको पहचाना नहीं। यानी इतना आश्चर्यकारक और इतना ड्रामेटिक रिजल्ट उसमें था। उसका चेहरा तो एब्सोल्युटली नॉर्मल हुआ था। मैंने जब वो देखा तो मैंने चेस्ट, पेट और पाँव की त्वचा देखने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो काफ़ी थिकनेस था, काफ़ी रफ थी। तो उसने जब दिखाया तो मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि पूरा थिकनेस उसका गया था और पतली सी स्किन, नॉर्मल स्किन जैसी उसकी स्किन हुई थी। सिर्फ जो कि व्रण के धब्बे थे उसका थोड़ा सा पिगमेंटेशन वहाँ पे बचा था। एक वमन कर्म इतना सक्सेसफुल हो सकता है, ये मैंने उस समय अनुभव किया। उसकी खुजली तो पूरी तरह से चली गई थी और मानो उसका नया पुनर्जन्म हुआ है, इस तरीके से वो बात कर रहा था। रियली उस समय मुझे मेरे आयुर्वेद शास्त्र का काफ़ी अभिमान महसूस हुआ। उसके बाद में आज तक हजारों वमन कर्म, हजारों सोरासिस के पेशेंट में किए हैं, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा से सोरासिस ये जाता है, दीर्घ समय तक जाता है, ये भी मैंने देखा है। सिर्फ उसके लिए स्ट्रेस, मानसिक टेंशन नहीं चाहिए, पथ्यापथ्य चाहिए और समयानुसार हर साल एक बार दोषों की शुद्धि, वमन कर्म करो या रक्तमोक्षण करो या विरेचन कर्म करो, ये शुद्धि यदि तुम करते हो, पथ्यापथ्य संभालते हो, तो जिंदगी भर दोबारा रिकरेंसी नहीं हुए कुछ पेशेंट मैंने देखे हैं। और जो कुछ बाद में पथ्यापथ्य कुपथ्य करते हैं तो 10 साल के बाद में, 12 साल के बाद में, यानी इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद में भी रिकरेंसी होते हुए मैंने देखा है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात इसमें होती है। आजकल हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि त्वचा के ऊपर सफ़ेद धब्बा उत्पन्न होता है, जिसे मॉडर्न साइंस में वाइटिलिगो कहते हैं और आयुर्वेद में श्वेत कुष्ठ या श्वेत कुष्ठ कहते हैं। कई समाज में तो इसको एक प्रकार का श्राप भी माना गया है। शुरुआत में एक छोटा सा धब्बा कहीं भी त्वचा पे उत्पन्न होता है, कोई भी बाकी लक्षण उसमें नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते जाता है और छोटे से धब्बे से बड़े धब्बे तक पेशेंट सालों साल मॉडर्न डॉक्टर के, डर्मेटोलॉजिस्ट के चक्कर काटते हुए मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। हमारे समाज में यदि कोई गौरवर्णीय लड़का है या सुंदर लड़की है तो उसे नज़र न लगे, इसलिए हम काला टीका गाल पे या कान के पीछे लगाते हैं ताकि उसे किसी की नज़र न लगे। लेकिन उसी लड़की को या उसी सुंदर बच्चे को यदि सफ़ेद धब्बा उत्पन्न होता है, सफ़ेद दाग उत्पन्न होता है, तो उसे हम लोग व्यंग कहते हैं। उसके तरफ देखने का हर एक का नज़रिया बदलता है, ये रियलिटी है। ये त्वचा के नीचे जो मेलानोसिल होता है, इसके कमी के कारण, इसके डिफिशियंसी के कारण ये होता है। आयुर्वेद छोड़ के किसी भी पैथी में इसे रिजल्ट मिलते हुए मैंने नहीं देखे हैं, इसलिए सालों के बाद में वो पेशेंट नैराश्यावस्था में जाते हुए भी कई पेशेंट में मैंने देखा है। यदि वो पेशेंट लड़की हो या महिला हो तो उस पेशेंट के साथ साथ में पूरा परिवार ये डिप्रेशन में रहता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका सक्सेसफुल रिजल्ट 100,000 से ज़्यादा पेशेंट में मैंने देखा है। आनुवंशिकता का भी इसमें पार्ट होता है। और जो लोग विरुद्धान्न शास्त्र में कहा है, जो केला और बनाना यानी केला और दूध जो इकट्ठा खाते, जिसमें मराठी में शिकरण कहते हैं, ये फ्रूट सलाद खाने वाले को श्वेत कुष्ठ होना ही होना है। जिनके हिस्ट्री में आनुवंशिकता नहीं है, कुल यदि स्वस्थ है, तो उनके हिस्ट्री में ये शिकरण यानी केला और दूध इकट्ठा खाया हुआ आपको पता चलेगा या मिलेगा। आयुर्वेद में यदि ओष्ठ के ऊपर श्वेत्र है, सफ़ेद दाग है, या कोई स्किन के ऊपर के बाल यदि सफ़ेद हुए हैं, तो उसको असाध्य कहा गया है। लेकिन ऐसे भी पेशेंट ठीक होते हैं, मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। पूरा शरीर श्वेत्र से भरा हुआ, करीबन 90-95% पूरे शरीर पे श्वेत्र है, और वो भी पेशेंट 3.25 से 3.5 महीने में पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए भी मैंने आयुर्वेद चिकित्सा से देखा है। 2010 में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के जो स्टूडेंट शिष्य हमारे पास होते हैं, उनमें गौरव वर्मा, जो कि होशंगाबाद से बिलोंग करता है, उसको मोनोग्राफ बनाने के लिए हमने साल भर के लिए श्वेत्र कुष्ठ ये सब्जेक्ट दिया था, और साल के अंत में करीबन 108 पेशेंट का डाटा उसके पास इकट्ठा हुआ था।
और उसका सक्सेस रेट अबव 89% था। यानी 89% से ज़्यादा पेशेंट में श्वेत कुष्ठ पूरी तरह से नष्ट हुआ था। उसमें भी वमन कर्म जो कि श्वेत वर्ण ये कफ से साधन में दिखाता है, इसलिए वमन कर्म उसमें काफ़ी अच्छा लाभदायी होता है। लेकिन जो भी वमन कर्म नहीं करते हैं तो वो रक्तमोक्षण करें या स्थानिक प्रच्छन्न कर्म भी कर सकते हैं, या विरेचन चिकित्सा भी उसमें लाभदायी होती है। उसमें अनेक केसेस में एक मैं बताना चाहूँगा कि एमपी के खंडवा से एक 21 वर्षीय लड़की पिछले 5 सालों से श्वेत कुष्ठ से परेशान थी। शुरुआत में पाँव के ऊपर एक छोटा सा धब्बा आ गया, फिर इंदौर में दिखाया, फिर भोपाल में दिखाया और अंत में मुंबई में एक बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया गया। लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते हुए दोनों पैर, दोनों हाथ और फिर चेहरा, गला, गर्दन के ऊपर वो फैल गया और फिर वो हमेशा रोती रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी। तो एक बार उसके माता पिता उसको दर्शन के लिए शिरडी लेकर आ गए और शिरडी में उसको आयुर्वेद का पता चल गया, तो वो कोपरगांव आयुर्वेद के पास आ गए। उनको मैंने आते ही कहा कि आयुर्वेद से इसका इलाज होता है, वो ठीक हो जाएगी। तो तुरंत उन्होंने कहा कि हमने आयुर्वेद चिकित्सा भी ली है लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैंने कहा उन्होंने वमन कर्म या कोई शोधन कर्म नहीं किए होंगे। तो उन्होंने कहा उन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ दवा दी थी। तो मैंने उनको कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ बिफोर पोस्ट के फोटोग्राफ दिखाए और यदि हम वमन कर्म करते तो उसको ज़्यादा फायदा होगा ये बताया। वो आए, वो अगस्त का महीना था यानी शरद ऋतु था, लेकिन उन्होंने कहा कि सर हम रुक जाते 8-10 दिन के लिए, यदि आप कहते हैं तो हम वमन करके ही चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन से उसको महातिक्तक घृत, थोड़ा सा कत्था जो आता है खदीर बोलते हैं, उसकी पाउडर डाल के उसको वो घृतपान डेली 50 ग्राम इस मात्रा में शुरू किया। 6 दिन में 300 ग्राम घी खत्म हो गया, बीच में 2 बार सर्वांग स्नेहन स्वेदन हो गया और फिर 8वें दिन उसका वमन कर्म हो गया। वमन, पित्तांतक वमन एकदम अच्छी तरीके से हो गया और फिर उसको संसर्जन क्रम पथ्यापथ्य बताते हुए उसको अभ्यंतर हमने चिकित्सा दी। अब मेरा जो 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें रसमाणिक्य सबसे मेन रसमाणिक्य होता है, अभ्रक, लोह और चूर्ण में बाउची, खदीर, मंजिष्ठा और विडंग, ये 4 इंपॉर्टेंट है। और फिर थोड़ा सा डोज बढ़ाने के लिए हरितकी, एस्टिमोदो, अनंतमूर और आंवला चूर्ण ये तुम मिक्स कर सकते हो। ये आधा चम्मच सुबह शाम हम देते हैं। बाउची घनवटी 1-1 सुबह शाम में। स्वयंभू गुगुल ये 2-2 गोली सुबह शाम में। और फिर मार्केट में काफ़ी लिकोस्किन भी सिरप भी आता है, या कोड सिरप भी आता है, ग्लूकोडना सिरप भी आता है, या खदीरा रिस्ट भी मिलता है। ये 2-2 चम्मच सुबह शाम देना है। एक पैचेक्स करके कैप्सूल मिलती है, वो दे सकते हैं। पिगमेरिल दे सकते हैं, कई मार्केट में है, लेकिन ये जो फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है। सुबह में बाउची तेल वहाँ पर सफ़ेद धब्बों के ऊपर लगाना है और 10 मिनट अर्ली मॉर्निंग धूप में बैठना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं, उसके कारण ये मेलानोसिल सेल जो होते हैं उसको स्टिमुलेशन मिलता है। और फिर नहाने के बाद में बाउची की सोंगटी आती है, कई गोंडल फार्मा की काफ़ी अच्छी ये प्रोडक्ट है। तो गोमूत्र ला के घर में रखना है और गोमूत्र में घिस कर नहाने के बाद वो पेस्ट वहाँ पे लगानी है, तो स्किन कलर होता है, तुम दिन भर उसको रख सकते हो। और रात को सोने से पहले ल्यूकोस्किन ऑइंटमेंट है या टॉलेनॉर्म है या वाइट केयर है या ल्यूकोडना है या कोड, कोई भी ऑइंटमेंट तुम एक्सटर्नल रात को सोने से पहले लगाना है। इसमें सबसे परहेज इम्पॉर्टेंट होता है हमारा पथ्यापत्य, ये सबसे पावरफुल हमारा अस्त्र आयुर्वेद के पास है, उसके बारे में हम अंत में बात करेंगे। तो पथ्यापत्य उसको बताना है। उसमें से मेन जो ये होता है श्वेत्र में कि सफ़ेद चीज़ें सब बंद करना है। तो फिर उसमें दूध, दही, साबूदाना, चावल, केला, बाकी सीताफल, रामफल, जो भी सफ़ेद चीज़ें होते हैं ये सब बंद करना है। और फिर ये दवा कंटिन्यू करो, डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होता ही होता है। अब ये पेशेंट जब गई और 1 महीने के बाद जब आई तो आते ही उसके माँ ने कहा कि साईं बाबा ने हमको सही रास्ता दिखा है। पिछले 5 साल में पहली बार बिटिया को हमने हंसते हुए देखा है। 5 साल उसको रोते देखते हुए पूरा परिवार हमेशा दुखी रहता था, ये उसने रोते हुए कहा। आगे चल के वो 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई, उसकी आज शादी भी हो, बाद में शादी भी हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद से श्वेत्र कुष्ठ डेफिनेटली ठीक होता है। उसमें एक अधिदैविक और अधिभौतिक एक पार्ट मैंने देखा है। अंधश्रद्धा का भाग छोड़ दो, लेकिन यदि किसी ने बचपन में मन्नत मांगी हुई, आजकल काफ़ी माता पिता
अपने पुत्र के लिए पुत्री के लिए मन्नत मांगते हैं और यदि वो मन्नत पूरी नहीं होती है तो उनको शीघ्र कुष्ठ होते मैंने देखा है। यदि तुम चिकित्सा देते हैं और उसमें यदि बढ़ोतरी होती है तो डेफिनेटली उस धार्मिकता का आदि दैविकता का पार्ट उसमें आता है। ऐसे करीबन 13 पेशेंट मैंने देखे हैं कि ट्रीटमेंट शुरू की, थोड़ा सा बढ़ने लगा या कुछ ठीक हुआ, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और जब मैंने कहा कि ऐसा ऐसा है, जाके आते हैं, उनका जो भी कुलदैवत होता है वहाँ पर दर्शन करके आते हैं तो अपने आप महीने 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कोई आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन जस्ट 1 साल पहले की बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ। एक 68 ईयर्स ओल्ड एक मारवाड़ी परिवार का एक व्यक्ति श्वेतर कुष्ठ के लिए मेरे पास आया। श्वेतर दोनों हाथ पे, थोड़ा सा चेहरे के ऊपर और थोड़ा पाँव के ऊपर था। मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, लेकिन 15 दिन में कुछ भी फर्क उसमें नहीं हुआ। पेशेंट को किसी किसी को रेडनेस आता है, जो कि उसको रेडनेस को मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, डायरेक्ट स्किन कलर वहाँ पे आना चाहिए। 15 दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो मैंने कहा आपने कहीं कुछ मन्नत वगैरह मांगी थी? तो उन्होंने हंसते कहा कि डॉक्टर 68 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, अभी काय की मन्नत और क्या। मैंने कहा आयुर्वेद में ये बताया हुआ है और यदि 15 दिन में फ़र्क नहीं हुआ है तो डेफिनेटली वो कारण हो सकता है, आप याद कीजिए और फिर लगा तो बाद में चिकित्सा शुरू करते हैं। रात को 10:30 बजे उस व्यक्ति का मुझे फ़ोन आया और उसने कहा कि डॉक्टर आपका बराबर है, मेरी पिछले साल बाईपास सर्जरी हुई थी और उस समय मैंने उनका एक सम्मेद शिखर जी बिहार में उनका जैन जो समाज है उनके एक मंदिर वहाँ पे है, सम्मत शिखर जी कहते हैं। तो मैंने उस समय कहा था कि यदि मैं ठीक होता हूँ, मेरी सर्जरी ठीक होती है तो मैं आपके दर्शन कराऊँगा। तो मैंने कहा यही कारण है, आप होके आ जाओ। और उसके बाद में वो कब जाके आए मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले ऐसे एक फंक्शन में मुझे मिले और उत्सुकता से मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा सर आपका बराबर निकला। मैं वहाँ से दर्शन कर आने के बाद में 1-2-3 महीने में वो पूरी तरह से चला गया। तो ये भी एक पॉइंट नोट करने जैसे उसमें होता है। मैं स्वयं को पद्मा पदम सौभाग्यशाली समझता हूँ। उस परमपिता को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनके आभार मानता हूँ कि रुग्ण सेवा करने हेतु, आयुर्वेद द्वारा रुग्ण सेवा करने हेतु उन्होंने मुझे या आप जैसे वैद्यों को चुना है, क्योंकि आयुर्वेद एक देवों का शास्त्र है और उसकी सेवा के लिए उन्होंने हमें चुना है। आजकल प्रैक्टिस में हम काफ़ी बड़े बड़े नाम वाले डिसीज देखते हैं। मेरा तो हमेशा यही कहना होता है कि जितना बड़ा नाम उतनी आसान चिकित्सा आयुर्वेद में उसकी होती है। वैसे ही एक कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलस लेप्रेसी, यदि कोई सुनता है तो इमीडिएट हमें थोड़ा सा भय लगने लगता है। या बाबा आमटे जिन्होंने पूरी उनकी ज़िंदगी, अब उनके लड़के भी डॉक्टर प्रकाश आमटे, ये भी आजकल वही कुष्ठ रोगी पेशेंट का काम करते हैं। तो एक पूना के एक पेशेंट है, राजकीय परिवार से संबंध रखने वाले एक बड़े फैमिली के कर्ता मेन सूत्रधार व्यक्ति, 68 ईयर्स ओल्ड व्यक्ति, उनको त्वचा हुआ। शुरुआत में पाँव के ऊपर थोड़ा सा वैवर्ण्य उत्पन्न हुआ, उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में वहाँ पर जख्म शुरू हो गए और वहाँ का सेंसेशन चला गया। तो फिर उन्होंने एक फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया और उस डर्मेटोलॉजिस्ट ने सभी प्रकार की इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में फिर उनको असाध्य कुष्ठ रोग, ट्यूबरकुलस लेप्रेसी ये डायग्नोस किया। तब से आज तक यानी करीबन 3 साल तक, जब आयुर्वेद के आने तक के 3 साल में वो बढ़ता ही चला गया। फिर दोनों पाँव पे, दोनों हाथ पे और फिर चेहरे के ऊपर उनको पूरे धब्बे आ गए, उसमें से फाउल स्मेलिंग निकलता था और दिखने में भी एकदम विद्रूप, जो बोलते विरूपता जो थी वो उनमें आ गई थी। डैक्सोन एक एंटी लेप्रेटिक ड्रग और उसके साथ में कई ड्रग्स उनको चालू थे, लेकिन उनके पाँव की संवेदना भी चली गई थी। ठंडी के दिनों में पाँव सिकाई करते करते पाँव भी जल गया तो भी उनको पता नहीं चला और स्पर्श ज्ञान नहीं था, इसलिए चप्पल भी पहन के वो सीधे से नहीं चल पाते थे। उनकी बहू और उनका बेटा उनको आयुर्वेद के पास लेकर आए। पूरा परिवार, पूरे घर वाले उनका अप्रत्यक्ष रूप से परिहास कर रहे थे, उनको अवॉइड कर रहे थे, टाल रहे थे। उनके सगे छोटे भाई ने भी एक बार आकर मुझे कहा कि आप उनको किसी बड़े हॉस्पिटल में या बाबा आमटे के कुष्ठधाम में जाने की सलाह दे दो, क्योंकि उनके कारण घर में बाकी के लोगों को तकलीफ हो सकती है, उनको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन उनकी जो बहू थी वो बेटी से भी ज़्यादा प्रामाणिक सेवा उनकी कर रही थी और उसने एक ही कहा था कि सर मैं मेरे ज़िंदगी में इनको घर से बाहर कभी नहीं जाने दूँगी। इसके कारण मैंने उनको कुछ नहीं कहा। 1994 में सेम ऐसा ही एक पेशेंट वमन कर्म के बाद में आज तक ठीक हुआ मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है।
इसमें एक मज्जा तंतु का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, इसलिए जहाँ भी वैवर्ण्य होता है वहाँ का सेंसेशन स्पर्श ज्ञान चला जाता है। और नासा की जो ये बोन होता है इसमें डिजनरेशन शुरू होता है जिसे सैडल नोच कहते हैं। तो ये भी उस पेशेंट में आया था। तो मैंने उनको एक ही कहा कि काका जी आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको लंबी समय तक दवा लेनी पड़ेगी, पथ्यापथ्य करना पड़ेगा और केयर करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा हम सब करेंगे। और उसकी बहू ने कहा कि सर आप जैसा बताएंगे वैसे मैं सब करूँगी। तो इस व्याधि में रस, रक्त, मांस और मज्जा ये धातु की दृष्टि कंसिडर करते हुए मैंने रसपाचक, रक्तपाचक, उस समय स्राव काफ़ी था इसलिए गोक्षुरादि गुगुल, आरोग्यवर्धिनी और साथ में रसमानिक्य, खदीर, मंजिष्ठा, अनंतमूल, हरितकी, अष्टी, मधु, पीपल्ली, ये कॉम्बिनेशन आधा आधा चम्मच, खदीर अरिष्ट और बुखार कभी आता है तो अमृत अरिष्ट, ये कॉम्बिनेशन में 2-2 चम्मच देने के लिए कहा। व्रण कर्म करना है, व्रण धावन करना है, फिर धूपन करना है, जहाँ व्रण है वहाँ पे व्रण शोधन तेल लगाना है, और जहाँ पर ड्राई है या बर्निंग पेन्स है वहाँ पे एबडर्म क्रीम या शतदोषघृत लगाना है। ऐसे अवस्थानुरूप उस ट्रीटमेंट में चेंज करते करते हम चलते रहे। बल कम था इसलिए वमन कर्म नहीं कर पाए। जब भी कभी थ्रॉबिंग पेन्स रहते थे उस समय रक्तमोक्षण हम करते थे। यदि कभी स्ट्रेस रहा तो शिरोधारा या तक्रधारा करते थे। कभी बल या थकान, दौर्बल्य महसूस होता है तो सूक्ष्म सुवर्ण मकर ध्वज या सूक्ष्म सुवर्ण मालिनी वसंत हम देते थे। इस प्रकार हर महीने वो आते थे, चिकित्सा लेकर जाते थे, उनको भी कुछ फर्क महसूस होता था, मुझे भी कुछ फर्क उनमें दिखाई देता था। इस प्रकार तीसरे महीने की दवा लेकर जब वो चले गए तो एक दिन शाम को उसके लड़के का मुझे फ़ोन आता है कि सर उनको काफ़ी नौसिया होता है, खाना बिल्कुल नहीं जाता है, खाना सामने आते हैं उनको नौसिया होता है। तो मैंने कहा उनको एसिडिटी भी थी, शायद स्वर्ण सूचकर मात्रा देकर देखो कुछ नहीं होता है तो फिर मैं बताता हूँ। दूसरे दिन उनका फ़ोन आया, सर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कहा एक काम करो, डैप्सोन जो आप लेते हो वो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग होता है, तो आप उसकी एलएफटी और केएफटी करो, यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करो और किडनी फंक्शन टेस्ट करो। शाम के समय उनका फ़ोन आया, रिपोर्ट उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए और मेरा डायग्नोसिस सही निकला। उनका क्रिएटिनिन लेवल जो कि 1.20 तक चाहिए वो 6.40 हुआ था, और ब्लड यूरिया ये 186 मिलीग्राम हुआ था। तो मैंने कहा डैप्सोन पहली बंद कर दो, और इमीडिएट मैंने पुणे के एक विद्यार्थी मित्र के पास उनको जाने के लिए कहा। और हमारा जो रिनल फेलियर का फॉर्मूला होता है, उन्हें पुनर्नामाकारे वंचिनी भरड़ का काढ़ा देना है, गोक्षुरादि गुगुल, शुंठी विडंग, नागरमोता, घनवटी, रक्तपाचक, मेदपाचक, वरोनादि कषाय, ये सब उनको उस स्टूडेंट को मैंने कहा ये सब चालू करो। और एक हफ्ते के बाद उसके लड़के का फ़ोन आता है कि सर अब सब ठीक लग रहा है, उनको खाना भी जा रहा है। तो भी मैंने कहा एक बार फ्रेश क्रिएटिनिन और यूरिया कर लो। तो क्रिएटिनिन जो कि 6.40 था वो विदिन 8 डेज में 1.889 मिलीग्राम हुआ था, यानी इतना कम हुआ था, और उनको खाना भी जाने लगा था। उस पेशेंट का एक कजिन एमडी, मॉडर्न के एमडी डॉक्टर थे, उनको जब पता चला कि इन्होंने डैप्सोन बंद की तो उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा हुआ। उन्होंने तुरंत उनको कहा कि मर भी जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ये डैप्सोन गोली बंद नहीं करनी है। फिर से उन्होंने शुरू की, फिर से नौसिया शुरू हो गया, फिर से मुझे फ़ोन आता है। तो मैंने फिर से कहा कि डैप्सोन अब बंद करना है, उनको बताना नहीं है। और उस दिन से पूरी मॉडर्न ट्रीटमेंट बंद कर दी। फिर टोटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उनको चलती रही। त्रिफला, विडंग, खदीर, मंजिष्ठा और बाउची या खदीर, इसका कषाय बनाकर उससे धावन करने के लिए उनको दिया था। उससे धावन करना है, फिर धावन के बाद में धूपन करना है, धूपन के बाद में जहाँ व्रण है वहाँ पे व्रण शोधन तेल लगाना है, जहाँ ड्राई व्रण है वहाँ पे नीम पत्र पोटली स्वेदन करना है, शतदोषघृत, एबडर्म क्रीम, अलग अलग क्रीम वहाँ पर हम उनको इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। जैसे जैसे दिन जाते गए वैसे वैसे उनमें इम्प्रूवमेंट होती गई। इस केस का सक्सेस का पूरा श्रेय मैं आयुर्वेद के साथ साथ उस बहू को देता हूँ कि जिसने बेटी से भी अच्छी सेवा उनकी की थी। रोजाना करीबन 1.5-2 घंटे वो टोटल व्रण कर्म, व्रण धावन, व्रण कर्म, व्रण धूपन के लिए उस बहू को लगते थे। और अंत में 11 महीने के बाद वहाँ के व्रण, उसका स्राव, तात, तोत, कंडू, दाह, ये पूरे लक्षण उनके चले गए और नॉर्मल स्किन उनकी हो गई। पूरे स्किन नॉर्मल हो गई, चेहरे की जो बोन की डिजेनरेशन हुई थी वो भी पूरी तरह से भर गई, पाँव में सेंसेशन आ गया, चप्पल पहन के भी वो चलने लगे। सिर्फ थोड़ा सा पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर था, लेकिन 100% पूरा उनका लेप्रोसी 11 महीने के बाद ठीक हो गया। आज वो गृहस्थ उनके परिवार के साथ में सुखमय स्वस्थमय जीवन जी रहे हैं। आज इस घटना को करीबन 8-9 साल हो गए हैं।
इन शॉर्ट आयुर्वेद से या आयुर्वेदिक प्योर आयुर्वेद चिकित्सा से असाध्य कुष्ठरोग भी ठीक हो सकता है, ये इससे प्रूव होता है, सिद्ध होता है। यानी मॉडर्न ट्रीटमेंट को प्रतिसाद न देने वाला, मॉडर्न ट्रीटमेंट के कारण रिनल फेलियर जैसे साइड इफेक्ट होने वाला पेशेंट आयुर्वेद के पास आता है और सिर्फ कम समय में, अल्प समय में वो पूरी तरह से ज़िंदगी भर के लिए ठीक होता है। और फिर भी हम कहते हैं कि आयुर्वेद से धीरे धीरे फर्क होता है। वहीं पेम्पिगस वल्गारिस, ये भी नाम आपने सुना होगा। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। कोपरगांव के नज़दीक एक चांदे कसरा गांव है, यहाँ के एक 47 ईयर्स ओल्ड एक मुस्लिम पेशेंट पिछले 3 सालों से पेम्पिगस वल्गारिस से पीड़ित था और 3 सालों से उसको एजोरॉन और डेपकॉट जैसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चालू थे। उसमें लक्षण में थोड़ी सी जस्ट कंट्रोल करके रखा था, लेकिन वो पेशेंट जब आयुर्वेद के पास आया तो सिर्फ लुंगी पहन के आया था, यानी कोई कपड़े भी वो ढंग से नहीं पहन सकता था, क्योंकि पूरा चेस्ट, पेट, पीठ के ऊपर दोनों पैर और दोनों हाथ पूरी तरह से अल्सरेशन, ऐसे वुंड थी, उनमें से फाउल स्मेलिंग आता था और सिक्रीशन कंटिन्यू रहता था। वो पेशेंट जब भी अस्पताल में आता था तो वो जाने के बाद में पूरा अस्पताल में एयर फ्रेशनर हमको स्प्रे करने पड़ते थे, यानी इतना उसका स्मेल आता था। वो भी जब आया, उसको भी बल कम था, इसलिए वमन कर्म हम नहीं कर पाए। तो सबसे पहले रसपाचक, रक्तपाचक, गोक्षुरादि, कैशोर गुगुल, ये दोनों चालू की। तालकेश्वर रस ये हमने उस समय शुरू किया। बुखार ना आए इसलिए अमृतारिष्ट, खदिरारिष्ट, ये 2-2 चम्मच शुरू किया। और व्रण कर्म, ये सबसे अहम चीज़ उसमें की हमने। हर बार पूरे ये कषाय से सब व्रण क्लीन करने, उसके बाद में धूपन करना, उसके बाद में जहाँ ज़्यादा ऊंड है वहाँ पे व्रण शोधन, जहाँ हील हो रहा है वहाँ व्रण रोपण तेल, और जहाँ पे हील हो गए हैं वहाँ पे जस्ट शतधोद्भृत या कुछ एब्डम क्रीम जैसे हम लगाते थे। हर विजिट के बाद में, हर 3 दिन के बाद में हम उसे बुलाते थे। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो बैंडेज जो हम लपेटते थे तो करीबन 1 बकेट भर बैंडेज बाद में इकट्ठा हो जाती थी, इतने बैंडेज उसको लपेटने पड़ते थे। आयुर्वेद साईं बाबा ने जो श्रद्धा और सबूरी कहा है, उस वचन का प्रत्यय इस पेशेंट में मुझे आया, क्योंकि उसकी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा थी, रोकने के लिए उतना सबूर, उसके पेशेंस था, उसके पास सबूरी थी, तो उसके कारण मैं आगे चिकित्सा दे पाया। और उसका स्टैमिना, बल इतना अच्छा था कि उसके कारण उसे कभी बुखार नहीं आया था, और बुखार नहीं था इसलिए मैंने भी आगे साहस करके उसको ट्रीटमेंट चालू रखी। और अंत में टैपरिन डोज में एजोरॉन डेपकॉट बंद करते हुए 7 महीने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। यानी आयुर्वेद से पेम्पिगस वल्गारिस भी ठीक हो सकता है, ये भी मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। उसके बाद में जस्ट एक 1.5-2 साल पहले एक महिला कि जो करीबन 11 सालों से पेम्पिगस वल्गारिस से पीड़ित थी, पूरा मुंह में भी काफ़ी छाले थे जिसके कारण वो खा नहीं सकती थी, लेकिन जो मैंने कहा है कि डिवाइन टच होता है, किसी वैद्य का डिवाइन टच होता है। कोई पेशेंट यदि तुम्हारे नसीब में ठीक होना लिखा है तो वो तुम्हारे पास ही ठीक होगा। 11 साल के बाद वो आयुर्वेद के पास एकदम पुअर फैमिली से वो बिलोंग करती थी। 1 ही महीने की दवा मैंने दी, 1 महीने के बाद जब वो आई तो वो करीबन 90% रिकवर हुई थी, और उसके बाद में जो 15 दिन की दवा लेकर गई वो तब से आज तक वो दोबारा नहीं आई। उसके हस्बैंड ने बीच में एक बार सिर्फ फ़ोन करके कहा थी कि आयुर्वेद के हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर काफ़ी एहसान है कि मेरी बीवी पूरी तरह से ठीक हो गई। यानी 1.5 महीने में भी पेम्पिगस वल्गारिस ठीक हो सकता है, ये भी मैंने देखा। ट्यूबरकुलस लेप्रेसी की भी अभी एक फ़िलहाल में एक पूना की एक 29 वर्षीय एक महिला की ट्रीटमेंट चल रही है, जो 2.5 साल मॉडर्न लेने के बाद में भी ठीक नहीं हुई थी, वो सिर्फ 6 महीने में अब पूरी तरह से ठीक है। उसका पूरा सेंसेशन सब उस जगह पे आ चुका है। ऐसे बड़े बड़े डिसीजेज भी आयुर्वेद से ठीक होते हैं। काफ़ी बार पेशेंट आके पूछते हैं कि त्वचा रोग के लिए आयुर्वेद में कोई उपाय है क्या, या त्वचा रोग के लिए आयुर्वेद में कोई ट्रीटमेंट, या आयुर्वेद से त्वचा रोग ठीक होता है क्या। ये शायद आपको भी, कई वैद्यों को भी ये अनुभव आया होगा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मैं वही गुस्से में कहता हूँ कि त्वचा रोग के लिए सिर्फ आयुर्वेद में ही उपचार है, त्वचा रोग सिर्फ आयुर्वेद से ही ठीक होता है, और ये रियलिटी है। पिछले एक कुछ साल पहले यहाँ के एक संवत्सर एक गाँव है कोपरगांव के नज़दीक, वहाँ की एक 35 वर्षीय एक महिला पिटिकाजन्य त्वक रोग के लिए आयुर्वेद के पास आई थी। उसका पूरा शरीर ये पिटिका से भरा हुआ था और 20 साल से उसको प्रॉब्लम था।
मानो हजारों मच्छरों ने एक समय उसको काटा हो, इस प्रकार से उसका पूरा शरीर लाल लाल पिटिका से भरा हुआ था। कई उपचार करने के बाद फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया था। और जब आयुर्वेद के पास आए तो दोष प्राधान्य ढूंढने के हिसाब से मैंने उसको कौन से महीने में ये बढ़ता है, या ठंडी के दिनों में बढ़ता है, गर्मी के दिनों में बढ़ता है, सुबह में बढ़ता है, दोपहर में बढ़ता है, या कुछ खाने के बाद में उसमें कुछ चेंज होता है। लेकिन उसने एक ही कहा कि कभी भी कुछ भी करो ये वैसे एक जैसे रहता है, कुछ फर्क उसमें नहीं होता है। लेकिन जाते जाते उसने एक ही कहा कि सर यदि मैं धूप में जाती हूँ तो वो थोड़ा सा फुंसियाँ फूक जाती है। तो मैंने ये पित्त पित्त का ये एक लक्षण के ऊपर निदान किया और उसको मैंने महातिक्त घृत वर्धमान मात्रा में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच और 7वें दिन विरेचन देने के हिसाब से उसको वर्धमान मात्रा में महातिक्त घृत दे दिया, गंधक रसायन और कैशोर गोकुल रक्तपाचक ये टैबलेट दे दी और जात्यादि तैल एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए उसको दे दिया। 6 दिन उपरांत जब वो आई तो आते ही उसने कहा कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं हुआ। जो भी अनपढ़ पेशेंट होते या रूरल एरिया के पेशेंट होते उनको ट्रीटमेंट देना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि उसकी 20 साल की बीमारी सिर्फ 6 दिन में ठीक करना, ये उसकी इच्छा विश्व का कोई भी साइंस, कोई भी शास्त्र कभी भी पूर्ण नहीं कर सकता था। तो मैंने कुछ उसको रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, आगे की दवा देते हैं। उसको थोड़ा सा चेंज करके विरेचन के लिए इच्छा भी दी और एक लघु सूच्यकर, 2 लघु सूच्यकर विरेचन के लिए दे दिया। और उसके हस्बैंड को कहा कि कल सुबह 4 बजे लेना है, उससे जुलाब हो जाएंगे, कितने जुलाब होते हैं मुझे बोलना है, और संसर्जन क्रम स्टेप बाय स्टेप कैसे आहार बढ़ाना है ये कहते हुए उनको भेज दिया। दूसरे दिन 12-1 बजे उसका फ़ोन आता है कि 7-8 वेग उनको आ गए, जुलाब अच्छे हो गए। और 6 दिन के उपरांत जब वो फॉलोअप को आई तो आश्चर्य लगेगा, उनमें काफ़ी चेंजेस उसमें हुए थे। हाथ की त्वचा, चेहरे की त्वचा काफ़ी मुलायम हुई थी, वो फुंसियाँ नहीं के बराबर थी, जस्ट वहाँ पे रेडनेस थोड़ा सा दिख रहा था। आते हुए उसने कहा कि अब कितनी दिन दवा लेनी पड़ेगी। ये काफ़ी प्रश्न हमें सताता है आयुर्वेद वालों को कि पेशेंट थोड़ा भी 1 हफ्ते में ठीक होता है तो तुरंत पूछता है कि और कितने दिन दवा लेनी पड़ेगी। मैंने कहा रक्तमोक्षण करते, उसका रक्तमोक्षण हमने फिर से कर दिया। और यही चिकित्सा जात्यादि घृत के बजाय गैरिक जो आता है, गेरू कहते हैं, तो गैरिक शतधोत में मिला के गैरिक घृत उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए दिया और 6 दिन के उपरांत फिर से उसको बुलाया। रक्तमोक्षण कितना इफेक्टिव होता है ये किसी भी अज्ञानी के ध्यान में आ जाए, इतना ड्रामेटिक चेंज उसमें हुआ था। उसके पूरे शरीर के फुंसियाँ पूरी तरह से गायब हुई थी और वहाँ का पिगमेंटेशन भी पूरी तरह से चला गया था। यानी उस महिला का 20 साल पुराना चर्म रोग, 20 साल पुराना त्वक विकार सिर्फ 3 हफ्ते में आयुर्वेद से चला गया था। तब जाके कहीं उसने कहा कि हाँ अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है। उसका ये कहना भी मुझे गुस्सा देने वाला था, क्योंकि ये अनपढ़ थी, इसलिए उसको उस बीमारी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं था। यदि ये बीमारी किसी सिटी के किसी एजुकेटेड पर्सन के साथ में होती और उसको ये रिजल्ट मिलता तो वो पेशेंट आयुर्वेद प्रचार प्रसार कार्य के लिए और मेरे खुद की प्रैक्टिस बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता था। ऐसे ही एक बड़ौदा की एक महिला जो कि ट्रांसफ़र होकर नासिक में आई थी, वो भी पिटिका दिखाने के लिए रुग्णालय में आ गई। पिछले 13 सालों से उसके पूरे शरीर पे बड़े बड़े फुंसियाँ आती थी। पहले फुंसी तैयार होना, उसमें फिर स्राव क्रिएट होता था और रप्चर होकर वहाँ पे ऊन बनती थी और काफ़ी दहा और काफ़ी खुजली उसको वहाँ पर होती थी। हिस्ट्री में पता चला कि 13 साल पहले उसको एक एंटीबायोटिक की रिएक्शन आ गई, उसके बाद में फिर ये शुरू हुआ। तब से आज तक वो कंटिन्यू असाइक्लोविर जो एंटीवायरल ड्रग है मॉडर्न का, ये लेती थी। उसे ठीक तो नहीं होता था, लेकिन साइकोलॉजिकली उसे लगता था कि उससे कंट्रोल हो रहा है, उसे लक्षण थोड़ा सा कम लग रहा है। जब ट्रांसफ़र होके वो आए तो देखा उसकी पित्त प्रकृति, आहार विहार ये सब देखा, साथ में उसको आम्ल पित्त पर था, पित्त शिरोशूल था, चिड़चिड़ थी, निद्रानाश थी, तो ये सब लक्षण पित्त प्रकोपजन्य थे। तो मैंने रक्तमोक्षण और विरेचन ये करना तय कर लिया और उसको महातिक्त घृत 1-1 चमचा शुरू किया और साथ में सारेवादी वटी, कैशोर गोकुल और लघु सूच्यकर 2-2 गोली शुरू किया और शतधौत घृत एक्सटर्नल लगाने के लिए दे दिया। 6 दिन में उसका अम्ल पित्त कम हुआ, उसके कारण जलन कम हो गई, उसके कारण पित्त शिरोशूल उसका बंद हो गया। तो उसको काफ़ी विश्वास आ गया कि मैं इससे ठीक हो जाऊँगी। तो फिर 6 दिन में इमीडिएट वो फॉलोअप के लिए आ गई। आने के बाद हमने रक्तमोक्षण उसका करवा लिया पहले, और रक्तमोक्षण के बाद में यही चिकित्सा दे दी और विरेचन का योग दे दिया कि ये घी खत्म होने के बाद में 10वें या 12वें दिन तक ये खत्म हो जाएगा, तब विरेचन ले लेना। फिर से जब 6 दिन के बाद वो फॉलोअप को आई तो वो 100% पूरी तरह से रिकवर हुई थी।
उसका 13 साल की बीमारी सिर्फ 13 दिन में आयुर्वेद से ठीक हुई थी। ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र का चमत्कार था। ये सिर्फ टेम्पररी ठीक हुई ऐसी भी कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके बाद में करीबन 1.5 साल एएनसी यानी प्रेगनेंसी के और एएनसी की ट्रीटमेंट उसकी चलती रही। बीच बीच में एक आध दो फुंसियाँ आती थी, लेकिन बिना तकलीफ के अपने आप वो ठीक हो जाती थी। उसके हस्बैंड अजोस्पर्मिक थे, तब तक मुझे भी अजोस्पर्मिया में कभी रिजल्ट नहीं मिले थे। लेकिन किसी का नसीब कैसे होता है कि ये पेशेंट में सिर्फ 3 महीने में उसका काउंट 0 से 3 मिलियन हुआ, फिर और 2 महीने में 9 मिलियन हुआ। फिर हमने कहा कि हम आईयूआई करते हैं, मैंने आईयूआई उसका किया और फॉर्चुनेटली फर्स्ट मंथ में कंसीव होकर पूरी एएनसी आयुर्वेद से हो गई और एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। यानी ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसे कहने को आयुर्वेद ने उनको मजबूर किया। आयुर्वेद के कारण उनको ये कहना पड़ा कि ईश्वर ने मुझे जो भी दिया, मेरी 13 साल की तो बीमारी भी गई, आम्ल पित्त, जलन, शिरशूल, मेरी मानसिक टेंशन, और साथ में मुझे एक सुंदर पुत्र भी प्राप्त हुआ। तो ये सब हमारे सुंदर आयुर्वेद शास्त्र का कमाल होता है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि हर्पीज, जिसे हम विसर्प कहते हैं, हर्पीज जोस्टर के भी मॉडर्न साइंस में, यदि पहले एचआईवी के पेशेंट काफ़ी मिलते थे तो उनमें रोग प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण, इम्यूनिटी कम होने के कारण काफ़ी हर्पीज जोस्टर के पेशेंट मिलते थे। लेकिन आजकल एचआईवी नहीं भी होगा तो इम्यूनिटी कम होने के कारण हर्पीज के पेशेंट प्रैक्टिस में दिखाई देते हैं। तो हर्पीज जोस्टर या स्थानानुसार हर्पीज सिंप्लेक्स है, हर्पीज ऑप्थेल्मिकस है, हर्पीज वजाइनलिस, ऐसे अलग अलग उसके टाइप्स भी मॉडर्न शास्त्र में बताए हैं। उनके लिए असाइक्लोवीर ये हाई डोज में देते हैं, या असाइक्लोवीर का ही ऑइंटमेंट मॉडर्न डॉक्टर्स लगाने के लिए देते हैं। शुरुआत में थोड़े से फुंसियाँ चेस्ट पे या जो लीजन अफेक्टेड है वहाँ पे आता है। इसमें एक मज्जा तंतु का भी, उस जंतु संसर्ग मज्जा तंतु को भी होता है, इसलिए स्थानिक लोकल इरिटेशन होता है। 48 आवर्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 48 आवर्स के शुरुआत में खिंचाव रहता है और 48 आवर्स के बाद में तीव्र बर्निंग, तीव्र दाह और तीव्र शूल ये उत्पन्न होता है। कई बार पेशेंट को फूंक भी सही नहीं जाती या कपड़ा भी वो उसके ऊपर वो टॉलरेट नहीं कर पाते। मॉडर्न से ठीक होने में करीबन महीना 1.5 महीने लगते हैं और ज़िंदगी भर उसे वो न्यूरोलॉजिक पेन्स उस बीमारी की याद दिलाते रहते हैं। लेकिन आयुर्वेद से ऐसे पेशेंट 2-3 दिन में या 6 दिन में पूरी तरह से ठीक होते हैं, मैंने देखे, जो कि मैंने इमरजेंसी केस में शुरुआत में कहा है। आयुर्वेद में इसे विसर्प कहा गया है। और आयुर्वेद की चिकित्सा की विशेषता यह है कि दोबारा उस पेशेंट को न्यूरोलॉजिक पेन्स वहाँ पर ज़िंदगी में दोबारा कहीं नहीं होते, यानी 100% पेशेंट उसमें ठीक हो जाता है। मैंने रक्तमोक्षण के व्याख्यान के बारे में एक पेशेंट का मैंने हर्पीज ऑप्थेल्मिकस की केस मैंने बताई थी। सेम वैसे ही एक पेशेंट एक 2-3 साल पहले आई थी, उसको भी हर्पीज ऑप्थेल्मिकस, पूरे आँख में रेडनेस, कानों में भी सुनने में कम देने लगा था, मुंह दांत भी थोड़े हिलने लगे थे और पूरी त्वचा लाल ब्लैकिश कलर की हुई थी। सिर्फ जुगुलर एक रक्तमोक्षण कैशोरकुकुल रक्तपाचक कोटि शतदोष वृत में प्रवाल भस्म लगाने के लिए दे दिया। सेकंड थर्ड डे से उसके पेन्स काफ़ी कम होने लगे और विदिन 15 to 16 डेज में वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो गई। यानी आयुर्वेद से इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है, ये तुम यदि रक्तमोक्षण करते हो या कोई पंचकर्म करते हो तो इससे यह प्रूव होता है। एक दुख की बात यह है कि स्किन के पेशेंट ज़्यादातर डायरेक्ट आयुर्वेद के पास नहीं आते, पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और उसके बाद में आयुर्वेद के पास आते हैं। तो धीरे धीरे ये बदलाव आते जा रहा है, इसलिए हमारे यदि आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट बनते हैं तो हो सकता है कि वो पेशेंट डायरेक्ट आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, त्वचा तज्ञ के पास में भी डायरेक्ट आ सकते हैं। कई बार ऐसे कोई लड़की हो या कोई स्त्री हो, उनकी स्किन एकदम गौरवर्णी होती है, एकदम थीन होती है, पतली होती है कि उनके कैपिलरीज भी दिखते हैं। ऐश्वर्या राय को तुम यदि देखा होगा तो ऐश्वर्या राय के पूरे कैपिलरीज वेंस सब एकदम क्लियर दिखते हैं। तो ऐसी पित्त प्रकृति की महिला या पित्त प्रकृति की लड़की यदि कुपत्य करती है, उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार करती है, अचार खाती है, नमकीन खाती है, फास्ट फूड खाती है या दही खाती है, तो उसको डेफिनेटली पित्त प्रकोप होता है और उसके कारण रक्त दूषित होकर चेहरे के ऊपर फुंसियाँ उत्पन्न होने लगती है या पीठ के ऊपर फुंसियाँ उत्पन्न होती है। किसी किसी को बड़े बड़े बॉयल, जिनको हम विदृति कहते हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े बॉयल उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे केसेस में यदि हम निदान परिवर्जन करते हैं और रक्तमोक्षण करते हैं तो रक्तमोक्षण के बाद में ये इमीडिएट जाते हुए तुमको दिखाई देता है। और निदान परिवर्जन हो जाने के बाद यदि वो पथ्य कंटिन्यू रखती है तो धब्बे भी पूरी तरह से चले जाते हैं। और एक हमने देखा है कि बालकों में
बच्चों में भी स्किन डिसीज़ होता है। कई बार पेशेंट पूछते हैं कि बच्चों की स्किन डिसीज़ के लिए आयुर्वेद में कुछ है क्या? ऐसे कई बच्चे मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखे हैं। मैंने एक 2 साल का बच्चा जो जन्म से उसका पूरा शरीर एकदम रेडिश ऐसे लाल बुंद रहता था, और किसी को पास भी हाथ लेके जाते थे तो वो हॉट फ्लशेस उसके पता होता महसूस किए जा सकते थे। इतना पूरा शरीर गर्म था और पूरी स्किन ड्राई हो जाती थी, और वो बच्चा उसके कारण कंटिन्यू रोते रहता था, इरिटेशन था। काफ़ी स्किन स्पेशलिस्ट हो गया, और जन्म से करीबन 2 साल तक मॉडर्न ट्रीटमेंट होने के बाद वो आयुर्वेद के पास आया था। मैंने उनको गैरी घृत लगाने के लिए दिया था, तो कितना भी घी तुम लगाओ दूसरे दिन वो नहीं के बराबर रहता था। इतनी स्किन हीट के कारण पूरे ड्राई हो जाती थी। उसको मैंने महातिक तक घृतपान चलाया। पूरा 100 ग्राम मैंने शुरुआत में दिया, विरेचन के लिए पाव इच्छा भी दे दी, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन आधी दी तो भी उसको कुछ नहीं हुआ। एडल्ट डोज में एक गोली देने के बाद उसको एक जुलाब और एक उल्टी हुई थी बस। उसको कंटिन्यू घृतपान चलाया। बाद में 2 साल के बच्चे का भी मैंने उस समय 25 to 30 ml रक्तमोक्षण मैंने किया था, लेकिन रक्तमोक्षण के बाद में वो हीट काफ़ी कम हो गई। करीबन 60-70% रिलीफ उनको उसके बाद में मिला। लेकिन बाद में वो पेशेंट दोबारा आया नहीं, हो सकता है पूरी तरह से ठीक हुआ हो, या बाद में लगा तो उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दी होगी। तो ऐसे भी बच्चे में रिजल्ट दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक नासिक ज़िले के एक फार्मासिस्ट जोनोबी मियाँ बीबी फार्मासिस्ट थे, और उनको बच्चों को उनके 3 साल के बेटी को त्वचा हो गया। तो वो जब आयुर्वेद के पास आए तो साथ में एक फेमस पीडियाट्रिशियन की रेफरल चिट लेके आए थे। उनकी वो रेफरल चिट देख के मुझे काफ़ी उस समय गर्व महसूस हुआ था। हिस्ट्री में 3 हफ्ते पहले उस बेटिया को बुखार आ गया। फिर वो हाई ग्रेड बुखार अबव 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर हो गया। फिर इन्वेस्टिगेशन में ट्यूबरकुलर में इन्वेस्टिगेशन में मेनिंजाइटिस डायग्नोस हुआ, मेंदुज्वर जिसे हम कहते हैं। तो 3 कॉम्बिनेशन में एंटीबायोटिक चले, और हुआ है कि किसी एक एंटीबायोटिक की उसको रिएक्शन आ गई। उसके बदौलत पूरा शरीर उसका कोयले जैसे काला हो गया। अंदर से बाहर से पूरे शरीर के ऊपर बड़े बड़े फुंसियाँ आ गई, जख्म उत्पन्न हुए, पूरा ओठ, पूरे अंदर जबान के ऊपर सब अल्सरेशन हो गया। तो डॉक्टर डर गए, उन्होंने इमीडिएट स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेजा। उन्होंने भी 1 हफ्ता ट्रीटमेंट दी, लेकिन उसमें कुछ चेंज बदलाव नहीं हुआ। इसलिए उस डॉक्टर ने कहा कि तुम आयुर्वेद या होम्योपैथी लेकर देखो। तो फिर उन्होंने आयुर्वेद प्रेफर किया, वो आयुर्वेद के पास आ गए। तो वो बच्ची कंटिन्यू रोती थी, या क्योंकि अल्सरेशन के कारण खा नहीं पाती थी, इसलिए बुखार भी उसको रहता था, 99-100 तक बुखार रहता था, और कंटिन्यू रोना, इरिटेबिलिटी के कारण उसकी माँ भी, उसका वो दुख देखकर वो माँ भी रोती रहती थी। एक्चुअली 3 साल की बच्ची दवा खाने के कारण काफ़ी डरी हुई थी, मॉडर्न दवा से डरी हुई थी, और इतने छोटे उम्र में इतनी भयावह स्थिति में उसको चिकित्सा देना, ट्रीटमेंट देना एक काफ़ी चैलेंजिंग काम था। लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी कि मॉडर्न डॉक्टर से आयुर्वेद के पास ये ट्रीटमेंट के लिए आई है। क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि ऐसे पेशेंट आयुर्वेद के पास, मॉडर्न के पास रेफर किए जाते थे, लेकिन अब ज़माना बदल गया। अच्छे दिन आयुर्वेद के आ गए हैं कि ऐसे पेशेंट अब आयुर्वेद के पास आने लगे हैं। तो उसको 6 त्रिभुवन कीर्ति, चंद्रकला 12, गंधक रसायन थोड़ा सा, एसटी मधु, गिले सत्व, सीतोपला, अनंतमोल, हरितकी, ये कॉम्बिनेशन छोटी सूक्ष्म मात्रा में, छोटी मात्रा में बना के उसे दे दिया। औदुंबरा वाले में मिला के उसको चाटन लेने के लिए कहा, और बुखार के लिए अमृतारिष्ट, छोटी बच्ची थी तो भी 2-2 चम्मच 2 बार मैंने लेने के लिए कहा। शतदहद्रुत, जहाँ भी अल्सरेशन है वहाँ पे दिन में 3-4 बार लगाते जाओ, ट्रीटमेंट भी दिन में 3 बार देते जाओ, ऐसे उनको कहा। और 4 दिन के बाद में तुरंत बुलाया, क्योंकि परिस्थिति ज़्यादा थी, सीरियस थी, बुखार भी था, इसलिए मैंने 3-4 दिन में फॉलोअप को बुलाया। 4 दिन के बाद में आया तो वो काफ़ी खुश थे, उसकी माँ स्पेशली खुश थे। आते उसने कहा कि सर उसका रोना काफ़ी कम हुआ है, यानी इन शॉर्ट उसका दहा, वहाँ का कंडू ये कम हुआ होगा, इसलिए उसकी इरिटेबिलिटी कम हो गई, इसलिए उसको उसका रोना भी कम हुआ था। बुखार में गया था उसका, क्योंकि अग्निवर्धन हुआ था। अग्निवर्धन होने के बाद में उसका बुखार चला गया था, और उसको खाने की इच्छा होती होगी, इसलिए वो कोई बिस्कुट या चॉकलेट वो हाथ में पकड़ के रखती थी। थोड़ा खाती थी, लेकिन हाथ में लेने की इच्छा कम से कम उसमें उत्पन्न हुई थी। फिर वही चिकित्सा आगे चलती रही। 6 दिन के बाद में फिर से उस पीडियाट्रिशियन के बाद में पास में मैंने उनको भेजा, एक बार उनको दिखा के आ जाओ, क्योंकि जब ऐसे फास्ट रिजल्ट मिलते तो थोड़ी सी शाइन मारने के लिए आयुर्वेद ऐसा भी करता है, ये दिखाने के लिए जानबूझकर उनको दिखाकर आने के लिए कहना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले अरे आयुर्वेद से इतना फास्ट पेशेंट ठीक हुआ। और फिर ये पूरी 2 महीने चिकित्सा चलती रही।
और 2 महीने के बाद में वो लड़की पूरी तरह से 100% पूरी तरह से ठीक हो गई। उसका कोयले जैसे कालापन पूरी तरह से चला गया। पहले से उल्टी वो गोरी हो गई, सिर्फ चेस्ट के ऊपर पीठ के ऊपर थोड़ा सा ब्लैकिश पिगमेंटेशन उसका बचा। और 2 महीने पहले मरणासन्न स्थिति में आने वाली यही लड़की थी क्या, ऐसा प्रश्न किसी को भी पड़ेगा। इतना ड्रामेटिक चेंज उसमें हुआ था। उसका खेलना कूदना, बड़बड़ करना, छोटे छोटे गाने गा कर दिखाना, ये सब देख के यही लड़की 2 महीने पहले की थी क्या, ये कोई भी इसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाता था। उस मॉडर्न दवा बिकने वाले उस दाम्पत्य के लिए आयुर्वेद का ये चमत्कार डेफिनेटली काफ़ी नया था। उन्होंने भी काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया। तो ऐसे काफ़ी डिसीजेज हम हमारे प्रैक्टिस में देखते हैं। अर्टिकेरिया है या रिकरेंट बॉयल्स है, जैसे सोराइसिस मैंने कहा ये है, या अलग अलग स्किन डिसीज मिलते हैं, उनमें आयुर्वेद से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एप्टाइसिस एक डिसीज जो सर्वांग रुक्षता होती है, इनको यदि आभ्यंतर एक्सटर्नल स्नेहन करते हैं, पक्षात बीच बीच में विरेचन थोड़ा सा देते हैं, तो ये भी ठीक होते हैं, मैंने देखा है। अलग अलग स्किन डिसीज आयुर्वेद से ठीक होते हैं, मैंने मेरे प्रैक्टिस में देखा है। और सबसे हमारा एक आयुर्वेद का एक मेन आश्रय वो है कि पथ्यापथ्य, जो मैंने शुरुआत में कहा था। किसी भी शास्त्र में पथ्यापथ्य का विचार नहीं किया है, इसलिए रिकरेंसी उनमें होती रहती है। जब तक हेतु नहीं जाएगा, कारण नहीं जाएगा, तब तक कार्य बनना बंद नहीं होगा। इसलिए हेतु ये जाना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद के पास पथ्यापथ्य सबसे अहम है। और त्वक विकार में पथ्यापथ्य सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें चने की दाल सबसे हार्मफुल होती है। दही, नींबू, अचार, पालक की सब्जी, बैंगन और गवार, ये सबसे अहम पत्ते इसमें होते हैं। और जो नॉन वेज होते हैं उसमें से फिश सोराइसिस पेशेंट के लिए कुपत्ते में बताया गया है। ऐसा भी मैंने एक पेशेंट देखा है कि पूरा भरा हुआ था और सिर्फ 1.5 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। करीबन 4-5 साल उसे कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन मच्छी जो फिश बोलते हैं, ये करीबन 4-5 बार उसके फ्रिक्वेंटली खाने में आ गए और उसके बाद में फिर से वही स्टेज उसमें आ गई थी। जो चीज़ नेचर में जिस तरीके से दिखती है उसी गुण शरीर में उत्पन्न होता है। जैसे यदि हम खारिक जो बोलते हैं, सूखी हुई खजूर, वो खाते हैं तो आदमी कड़क बनेगा लेकिन बारीक रहेगा। खजूर यदि खाते हैं तो पुष्ट बनेगा लेकिन ताकत थोड़ी सी कम रहेगी। वैसे फिश की स्किन यदि तुम देखते हैं तो पैची रहती, तो वही रूप सोराइसिस में स्किन का होता है। इसलिए मच्छी सोराइसिस के पेशेंट को नहीं चलती है। बीच में मैंने अभी जस्ट 6 दिन पहले एक लड़की आई थी, पूरे 7 साल की लड़की थी। पूरे शरीर पे उसको बड़े बड़े बॉयल आ रहे थे और इपिटैक्सिस, जिसे ऊर्ध्वक रक्तपित्त हम कहते थे, ये भी उसको शुरू हुआ था। तो हिस्ट्री में पता चला कि लॉकडाउन में उसने बहुत अंडे खाए। दिन में 3-3, 4-4 बार वो ऑमलेट खाती थी, बॉयल एग खाती थी, मैंगो बहुत खाई। तो इतने गर्मी में इतनी उष्णता वाले अंडे खाने के कारण उसमें अम्ल पित्त रक्त दूषित, और उसके कारण बड़े बड़े बॉयल होते थे। एलोपैथी लिया, एंटीबायोटिक लिया, थोड़ा सा ठीक होता था, फिर से 2 दिन के बाद डबल संख्या में बॉयल आते थे। तो उसको कुछ नहीं, शतदोत ग्रोथ लगाने के लिए दिया है, आभ्यंतर कैशोर गुगुल और रक्तपाचकोटी और रक्तपित्तक योग दिया है, और कैस्टर ऑयल दिया है कि 1-1 चम्मच रोज रात को लेना है। थोड़ा सा विरेचन होगा तो ऊर्ध्वक रक्तपित्त भी चला जाएगा और ये उष्णता भी कम हो जाएगी। तो वो 100% अभी 2-3 दिन में आ जाएगी, तो 100% वो ठीक होने वाली है। तो ये उसका मेन खाने का कारण ये होता है। ऐसा भी मैंने एक पेशेंट देखा है, बड़े घर का करोड़पति इंसान था। वो जब आया तो उसने एक ही कहा कि सर, मैंने पुणे, बॉम्बे सब बड़े बड़े डर्माटोलॉजिस्ट मैंने देखे हैं, 7 बजने के बाद में रात को मुझे चेहरे के ऊपर बहुत खुजली आती, इतनी खुजली आती कि मैं खुजला खुजला के परेशान होता हूँ। लेकिन वहाँ पर कोई इरप्शन या कोई आर्टिकेरिया या कुछ भी चेंजेस नहीं रहते थे, लेकिन बहुत खुजली आती थी। तो अभी उसका एज था करीबन 47 ईयर्स एज होगा, और रात के समय खुजली आती थी। यानी रात का समय ये कफ का होता है, कंडुए लक्षण कफ का होता है। तो इसलिए हेतु ढूंढने के हिसाब से मैंने कहा आप रात को दूध पीते हो क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं दूध नहीं पीता हूँ। मैंने कहा खाने में कुछ दही वगैरह लेते हो क्या, जिसके कारण कफ बनता है और उसके कारण ये होता है? तो उसने कहा सर, मैं रात को खाना ही नहीं खाता हूँ। तो मुझे बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा सिर्फ रात को दूध नहीं पीते, कुछ खाते नहीं, यानी सुबह के बाद में कुछ लेते नहीं हो? तो उनके बीवी ने कहा कि नहीं, रात को ये डेली 1 गिलास फ्रूट सलाद लेते हैं। आयुर्वेदानुसार डायग्नोसिस कंफर्म था, फ्रूट सलाद ये विरुद्ध आहार है, ये कफ प्रकोपक है। और रात के समय में, यानी कफ के काल में यदि तुम कफ प्रकोपक सलाद लेते हो
तो कफ प्रकोप होके कंडुए मुख्य उसमें लक्षण दिखता था। मैंने कहा सिर्फ वो बंद कर दो, रात को फ्रूट सलाद दूध कुछ लेना नहीं, यदि लेना है तो ग्रीन टी ले लो या कॉफ़ी ले लो या गर्म पानी पी लो, लेकिन वो लेना नहीं है। और सिंपल करण तेल रात को लगाने के लिए दिया। 6 दिन के बाद में वो जस्ट बताने के लिए आए, डॉक्टर आपने जादू कर दी। उस दिन से दोबारा मुझे खुजली नहीं आई। हमने क्या किया, सिर्फ जो मेन चीज़ होती थी, जो पर जिसके कारण होता था, वो चीज़ सिर्फ बंद कर दी और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए सिम्टोमेटिक के लिए वो करण तेल दे दिया। तो ऐसे चेंजेस आयुर्वेद से होते हैं, आयुर्वेद के पास ये अस्त्र होता है। तो इस प्रकार तुम सोचो, आज के इस व्याख्यान के बाद में करीबन 1 घंटा हो गया है, तो आप आयुर्वेद के बारे में, इस डर्मेटोलॉजी के बारे में सोचो। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ शंकाएं हो, बिना हिचकिचाहट कांटेक्ट करो, हम आपको बताने के लिए तैयार है। और आगे चल के एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट कोई ना कोई मुझे प्रैक्टिस में दिखने चाहिए कि इस व्याख्यान का कुछ तो भी आउटपुट निकला, फ्रूटफुल आउटपुट निकला, कि कोई तो भी इस प्रेरणा लेके आयुर्वेदिक त्वक विकार तज्ञ बन गया है। तो पिछले अभी ये लॉकडाउन में काफ़ी नुकसान हमारा हुआ है, पूरे देश का हुआ है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी हम वैद्यों का हुआ है कि सबको घर बैठे ज्ञान मिला है। मेरा भी नसीब ऐसा है कि पिछले 3 महीने में 7वां वेबिनार चल रहा है, कि वेबिनार के द्वारा आप हजारों वैद्यों के साथ में पहचान करने का मौका मिला है, आपसे चर्चा करने का मौका मिला है, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला है। तो ये सब नसीब से होता है। और इसलिए नसीब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि तमन्नाओं की दुनिया में यूँ तो हर एक आता है, तमन्नाओं की दुनिया में यूँ तो हर एक आता है, मगर पाता वही है जो यहाँ तकदीर लाता है। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।